हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। आज है 11 दिसंबर। आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार इस सेशन से जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम यूजीसी नेट के पेपर 1 का प्रिपरेशन करते हैं। पेपर 1 के क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। अगर आपका पेपर 1 वीक है और किन्हीं कारणों से आप जो है अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, तो आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर लगभग 90 सेशन जो है इसके हो चुके हैं। तो वहाँ से एक-एक करके वो सेशंस एक दिन में 5, 6, 7 सेशन जो है आप देखिए और कंप्लीट करते हुए सीधे हमारे साथ यहाँ पर आ जाइए। और ये सेशंस आपके मंडे टू सैटरडे होते हैं। मंडे टू सैटरडे यहीं पर ज्ञानस्थली के यूट्यूब चैनल पर होता है ये। और ये 12:15 बजे की क्लास होती है, 12:15 पे दोपहर में। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे ये रिक्वेस्ट मैं बार बार करता रहता हूँ, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से यूट्यूब इस काम को और लोगों तक पहुंचाता है। हमारी ये छोटी सी कम्युनिटी और बड़ी बनती है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ टीचिंग प्रोसेसेस। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण प्रक्रियाओं का सबसे उपयुक्त क्रम है। पहला ऑप्शन है प्लानिंग, प्रेजेंटेशन, इवैल्यूएशन, रीमीडिएशन। दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंटेशन, प्लानिंग, इवैल्यूएशन, रीमीडिएशन। तीसरा ऑप्शन है इवैल्यूएशन, प्लानिंग, रीमीडिएशन, प्रेजेंटेशन। चौथा ऑप्शन है प्लानिंग, इवैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन एंड रीमीडिएशन। बताइए कौन सा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। सीक्वेंस पूछ रहा है और इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल जो है एनटीए द्वारा बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो सीक्वेंस बताना है टीचिंग प्रोसेस का, जब शिक्षण प्रक्रिया जो होती है उसमें कौन कौन से अलग अलग स्टेप्स या अलग अलग क्रम है। बताइए इसमें से सही क्रम कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्कस करना। देखिए, हमें पता है कि जब भी हम शिक्षण की प्रक्रिया के बात करते हैं, तो शिक्षण हमेशा शुरुआत होता है प्लानिंग से, है ना। आप क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो ऑब्जेक्टिव्स को, लेसन प्लान को। तो ये ऑब्जेक्टिव्स, ये लेसन प्लान, ये सभी रेडी करना जो है ना, ये प्लानिंग के अंदर आता है। ओके, तो ये हो गया आपका प्लानिंग। अच्छा, प्लानिंग के बाद जो है हम देखें अगला, तो जब आपने प्लान कर लिया तो प्लान करने के बाद आप क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे ना, है ना। आप उसको प्रेजेंटेशन के तौर पे आप डिलीवर करेंगे लेसन को। तो लेसन को डिलीवर करना हमारा अगला स्टेप है, डिलीवरिंग द लेसन, यानी ये प्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद जब आपने डिलीवर कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। देखेंगे कि आपने जो टीचिंग किया वो समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों को। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप क्या करते हैं, कक्षा के दौरान ही आप इवैल्यूएट करते हैं, तो वो आप करेंगे। चलिए, ये भी आपने कर दिया। और इसके बाद रीमीडिएशन करेंगे। इसका मतलब क्या है कि बच्चों को समझ में कहाँ नहीं आ रहा है, उन गैप्स को फाइंड आउट करेंगे। इवैल्यूएशन करने के बाद उन गैप्स को फाइंड आउट करेंगे और उन गैप्स के ऊपर काम करेंगे कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है, इसके ऊपर आप काम करेंगे। तो यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजना बनाना, प्रस्तुति देना, मूल्यांकन करना, फिर सुधार करना, यही इसका सही उत्तर होगा। आई होप कि आप सभी ने इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। और अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज बेस्ट सूटेड फॉर स्टडिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कारण और प्रभाव संबंध का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, जैसे ही आपके पास सामने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आए, वो मेथड या वो विधि आपके सामने बिल्कुल आंखों के सामने आ जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। पहला ऑप्शन है केस स्टडी, दूसरा ऑप्शन है प्रायोगिक अनुसंधान या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तीसरा ऑप्शन है निरवंश विज्ञान या एथनोग्राफिकल रिसर्च, और चौथा ऑप्शन है सर्वेक्षण अनुसंधान या सर्वे रिसर्च। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है। देखिए, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सही उत्तर के बारे में हम बात करें, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही तो आप कारण और प्रभाव संबंध को स्थापित करने की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है ना, स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए। और यहाँ पर हम चरों में हेरफेर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं वेरिएबल्स में। और कैसे, कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर, यानी एक लैब के अंदर हम कर सकते हैं, लैबोरेटरी के अंदर कंट्रोल्ड कंडीशन होता है, वहां पर आप सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रायोगिक अनुसंधान, यही इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कंसीडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। संघर्षों को हल करने के लिए कौन सा संचार सबसे प्रभावी माना जाता है। पहला ऑप्शन है रिटन कम्युनिकेशन, दूसरा ऑप्शन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तीसरा ऑप्शन है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, और चौथा ऑप्शन है मास कम्युनिकेशन। बताइए कौन सा कम्युनिकेशन जो है ना वो सबसे इफेक्टिव माना जाता है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, संघर्षों को हल करने के लिए।
क्या होगा इसका सही उत्तर? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्कशन। आई होप कि इसका आंसर आपने नीचे दे दिया हो कमेंट सेक्शन में। देखिए, जब आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के बारे में बात करते हैं ना, तो सबसे बेस्ट अगर इनमें से कोई है तो वो होगा फेस टू फेस कम्युनिकेशन। आमने सामने आके अगर आप बात करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से रिजॉल्व होता है। आप देखिए कि इंडिया और चाइना का वॉर है ना, तो पहले तो ये बॉर्डर है और बॉर्डर पे स्टैंड अप मतलब यहाँ पर सामने से जो है ना दोनों देशों के फोर्सेस खड़े थे, लेकिन आपस में लोग कहते हैं ना कि बैठ के बातचीत करिए। जो जब बैठ के बातचीत करेंगे तब कोई रेजोल्यूशन निकलता है। अब यहाँ से मान लीजिए आपने चिट्ठी भेजा, आपने कुछ किया, है ना, आप इशारों से बात कर रहे हो, उससे थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा। बात जो है क्लियर होता है, इमीडिएट फीडबैक मिलेगा आपको, टोन, ऑब्जर्वेशन, बॉडी लैंग्वेज समझ में आएगा, उसके हिसाब से सामने सामने सारी चीज़ें होंगी, तो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का तरीका, है ना। अगर हम रिटन कम्युनिकेशन करेंगे तो यहाँ पर टोन और इमीडिएट फीडबैक वाला पॉइंट लैक करेगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ऑफ कोर्स जो है यहाँ पर आप जो है इशारों से बात करेंगे तो वो बिल्कुल ही नहीं काम करेगा इसमें। मास कम्युनिकेशन जो है ना ये पर्सनल तो होता नहीं है, तो इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह को रिजॉल्व करने के लिए बिल्कुल काम नहीं आएगा। मास कम्युनिकेशन मतलब जनसंचार, आप रेडियो टेलीविजन के माध्यम से अगर आप कुछ कह रहे हैं तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं कर सकते, वहाँ पर एक तरफा प्रक्रिया है वो, है ना। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन या आमने सामने का संचार। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। आईसीटी का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ये प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मार्कअप भाषा वेब पेज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? पहला है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और चौथा ऑप्शन है TCP, है ना। तो बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? एक मार्कअप लैंग्वेज, तो नाम से ही समझ में आ गया आपको। आपने आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो, नहीं दिया हो तो अभी आपके सामने मौका है, आप जाके लिख दीजिए वहाँ पर। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वेब पेज क्रिएट करने के लिए। वेब पेज क्या होता है? इंटरनेट पे जब आप ब्राउज करते हैं तो कोई वेबसाइट खोलते हैं तो जो पेज आपके सामने दिखता है इसी को हम कहते हैं वेब पेज, है ना। तो सी ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है, विच गैस इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। कौन सी गैस वैश्विक तापन में सबसे अधिक योगदान देती है? देखिए इन सभी का योगदान है उसमें, लेकिन सबसे अधिक योगदान कह रहा है। और आप जो है ना चीज़ों को समझिएगा, कभी आपसे कह देगा सबसे अधिक योगदान या मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर, कभी कहेगा कि कौन सा जो इनमें से गैस जो है उसका सबसे ज़्यादा मतलब जो पावरफुल है, यानी कि अगर वो कम कंसंट्रेशन में भी है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा तो वो अलग आंसर होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा नीचे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो आप मेंशन करिए। देखिए इन सभी में से जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट या मेजर कंट्रीब्यूटर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हम इसको कहते हैं। और ये प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है और ये ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करता है बहुत ज़्यादा, वैश्विक तापन को बढ़ाने में इसका ही रोल है कार्बन डाइऑक्साइड का। और ये कैसे होता है? तो देखिए जो जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल हम जलाते हैं ना, इसको जलाने से, फॉसिल फ्यूल बर्निंग से जो है ये CO2 रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। नाइट्रस ऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन एक लेसर एक्सटेंट तक जो है ये कंट्रीब्यूट करता है। मीथेन, मीथेन जो है ये भी पोटेंट है लेकिन अबंडेंट कम है, याद रखिएगा। मीथेन इज पोटेंट, ज़्यादा पोटेंट है, मतलब अगर कम अमाउंट में भी रहा तो ज़्यादा हानि कर सकता है, लेकिन लेस अबंडेंट है ना। तो ज़्यादा मात्रा, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है ये मीथेन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, ये धीरे धीरे करके इसको फेज आउट किया गया है और आज के डेट में इसका इम्पैक्ट काफ़ी कम है। तो सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड अ की रोल इन एस्टैब्लिशिंग द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। बहुत ही आसान प्रश्न है, 3-4 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको कई बार अलग अलग सेशंस में इंक्लूड किया, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से। निम्नलिखित में से किसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और चौथा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा सही उत्तर? नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए।
देखिए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और ये जो है इन्होंने रेकमेंड किया था यूजीसी को स्टैब्लिश करने के बारे में राधाकृष्णन कमीशन के थ्रू 1948-49 में रिकमेंडेशन हुआ था। 53 से काम जो है स्टार्ट हुआ, 56 में जो है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू स्टैब्लिश हो गया, है ना। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो इन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया था, डायरेक्टली यूजीसी को स्टैब्लिश करने के बारे में इनका नहीं था। भाभा जो होमी जहांगीर भाभा थे, उनका फोकस था साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, तो ये भी नहीं। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ना, ये प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न के ऊपर। आज का ये जो सेशन है ये काफ़ी फास्ट ट्रैक सेशन है, तो बहुत ज़्यादा कम समय में आपका ये पूरा का पूरा तैयारी होने वाला है। आज का ये क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है। अब है 7वां क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसफी विच टाइप ऑफ रीजनिंग इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ यूनिवर्सल रिलेशन। न्याय दर्शन के अनुसार सार्वभौमिक संबंध स्थापित करने के लिए किस प्रकार की तर्क का उपयोग किया गया है। पहला ऑप्शन है अनुमान, दूसरा है प्रत्यक्ष, तीसरा है उपमान और चौथा है अर्थपति। कह रहा है कि यूनिवर्सल रिलेशन को एस्टैब्लिश करना है। बताइए कौन से टाइप का रीजनिंग यहाँ पर इन्वॉल्व है। यूनिवर्सल रिलेशन, तो अगर यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में बात कर दे, है ना, तो आप जो इसका सही उत्तर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दी, और फिर मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुमान। अनुमान को हम इन्फ्रेंस के भी नाम से जानते हैं, और इसको यूज किया जाता है न्याय फिलोसफी में यूनिवर्सल रिलेशन को लॉजिकल रीजनिंग के जरिए स्टैब्लिश करने के लिए। यूनिवर्सल रिलेशन को लॉजिकल रीजनिंग के जरिए स्टैब्लिश करने के लिए इसको यूज किया जाता है, और ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष। जो है ये डायरेक्ट परसेप्शन अपने सेंस ऑर्गन से, अपने इंद्रियों से अगर आपको किसी विज्ञान की अनुभूति हो रही है वो प्रत्यक्ष है। उपमान जो है ये एनालॉजी बेस्ड रीजनिंग होता है, यानी आप यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। और वही अर्थपति जो है ये पोस्टुलेशन होता है, डायरेक्ट इन्फरेंस नहीं होता, इसलिए ये नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। लॉजिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, द फॉलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन अकर्स व्हेन। बताइए रचना की त्रुटि, फॉलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन जो है ये कब होती है। पहला है अ कंक्लूजन इज ड्रॉन बेस्ड ऑन इनसफिशिएंट एविडेंस, यानी अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है तब। अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्ट इज अप्लाइड टू द होल, यानी किसी भाग की विशेषता को पूरे पर लागू कर दिया जाता है तब। द आर्गुमेंट अटैक्स द पर्सन नॉट द इशू, यानी तर्क शक्ति पर हमला करता है मुद्दे पर नहीं, सॉरी तर्क व्यक्ति पर हमला करता है मुद्दे पर नहीं। और चौथा ऑप्शन है द प्रीमाइसेस कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, प्रारंभिक बिंदु एक दूसरे का विरोध करते हैं। बताइए फॉलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन किसे कहते हैं। देखिए अगर हम पॉलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो जो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको मेंशन करना है नीचे कमेंट सेक्शन में जाके, और फिर मैं बताता हूं आपको और एक एक समझाता हूं इन सभी ऑप्शंस को। पॉलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन तब होता है जब हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो एक होल के लिए सही है ना, यानी जो पार्ट एक पार्ट के लिए सही है वो होल के लिए भी सही होगा, है ना। मान लीजिए कि एक टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो अगर सभी प्लेयर्स पूरे टीम में अच्छे हैं तो वो टीम आपने बोल दिया कि वो अनबीटेबल होगा, या उस वो पूरी टीम अच्छी कर रही है, एक एक प्लेयर अच्छा कर रहा है ना। तो देखिए अगर एक एक प्लेयर अच्छे कर रहे हैं तो ये आपने बोल दिया कि पूरी टीम अच्छी कर रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअल प्लेयर अगर अच्छे कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर टीम परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, साथ में मिलकर सबको काम करना होगा, तब वो जो है सही कह सकते हैं आप। हाँ? मान लीजिए कि आपने कह दिया कि एक बाइक है, बाइक का एक पार्ट आपने उठाया और बोला हॉर्न उठा लिया, और हॉर्न उठा के बोला कि ये हल्का है, यानी पूरी बाइक भी हल्की होगी। तो ये थोड़ी कह सकते हो बहुत सारे पार्ट्स मिलके फिर उस बाइक को भारी बना देंगे, तो आप ये अज्यूम कर लेते हो कि ये जो पार्ट्स के लिए सही है वो होल के लिए भी सही होगा, तो ये गलत है। तो इसलिए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, पॉलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन, इसी को हम कहते हैं, है ना। ए क्या है, अ कंक्लूजन इज ड्रॉन बेस्ड ऑन इनसफिशिएंट एविडेंस, अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। बताइए इसको क्या कहते हैं। इसको हम हेस्टी जनरलाइजेशन कहते हैं, याद रखिएगा। ये भी एक प्रकार की फॉलिसी है, हेस्टी जनरलाइजेशन, आप सामान्यीकरण कर देते हो। और अगर हम सी ऑप्शन देखें तो ये कह रहा है द आर्गुमेंट अटैक्स द पर्सन नॉट द इशू, आप उस इंसान को जो है अपना जो है पूरा मुद्दा बना लेते हैं, इशू को नहीं। तो इसको हम कहते हैं एड होमिनम, एड होमिनम पॉलिसी।
ये सभी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। और ये द प्रीमाइसेस कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर, एक दूसरे को प्रीमाइसेस ही कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे, है ना। और कंक्लूजन तो उसको हम कहने कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीमाइसेस, यानी प्रीमाइसेस अगर कॉन्ट्रडिक्ट कर दें तो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीमाइसेस कहते हैं इसको, यानी एक प्रीमाइस दूसरे प्रीमाइस को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इससे जो है बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। यहाँ तक वीडियो को देख लिया आपने, तो सबसे पहले तो आप डिसिप्लिन हैं, डेली जुड़े रहें इन सेशन से, तो इसके लिए आप खुद को धन्यवाद करिए, क्योंकि भाई आज के डेट में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस के बीच आप लगे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक जो है अप्रिसिएट करने वाली चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि मैं अपने तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ता हूँ, आप जो है अपने तरफ से कोई कमी मत छोड़िए, इन सेशन से डेली जुड़िए, है ना। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और डेली 12:15 बजे आया करिए। हाँ, संडे ऑफ होता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फायर वॉल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इससे प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में फायर वॉल का कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है डेटा को एनक्रिप्ट करना, दूसरा ऑप्शन है वायरस को हटाना, तीसरा ऑप्शन है अनधिकृत पहुंच या अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करना या उसकी रोकथाम करना, और चौथा ऑप्शन है इंटरनेट की गति को बढ़ाना, इंटरनेट स्पीड को इम्प्रूव करना। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? आईसीटी के लिए ये प्रश्न आईसीटी का है, फायर वॉल के लिए जो है क्या होगा इसका सही उत्तर? क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा सही आंसर, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और मैं स्टार्ट करता हूं डिस्कस करना आपके साथ एक एक ऑप्शन। देखिए, फायर वॉल नाम से ही समझ में आ रहा है दीवार क्यों बनाते हैं हम? एक्सेस रोकने के लिए। मान लीजिए दीवार बनी हुई है तो इधर का कोई भी पर्सन जो है बिना आपके अथॉरिटी के अंदर नहीं आ सकता। वैसे ही सेम फायर वॉल को डिज़ाइन किया जाता है अनऑथराइज एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए एक नेटवर्क में, और लेजिटिमेट कम्युनिकेशन या लेजिटिमेट एक्सेस, जो जिन लोगों को अलाउ है वो एक्सेस कर सकें, लेकिन जिनको नहीं अलाउ है वो एक्सेस नहीं करेंगे। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेटा एन्क्रिप्शन, ये तो एन्क्रिप्शन कहते हैं इसको। इसके अलावा वायरस रिमूवल जो है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है ना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। और फायरवॉल कभी भी इंटरनेट के स्पीड को इम्प्रूव नहीं करते हैं, बल्कि उल्टे और उसकी गति जो है ना धीरे ही हो जाती है। तो ये नहीं होगा, इसका सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम आ चुके हैं अपने इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का ये प्रश्न है, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्स टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज? आसान प्रश्न है ना। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखता है ना। तो पहला ऑप्शन है रियो डिक्लेरेशन, दूसरा ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, तीसरा ऑप्शन है पेरिस एग्रीमेंट और चौथा ऑप्शन है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। क्या होगा इसका सही उत्तर? नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। और मैं बता दूं ये मल्टीपल चॉइस है, यानी इसमें 2 आंसर सही है ना। मल्टीपल चॉइस है ये, तो 2 आंसर सही हैं, पहले ही मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 लिख के और जो इसका सही उत्तर होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो देखिए, जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वो होगा सबसे पहला तो क्योटो प्रोटोकॉल और दूसरा हो जाएगा पेरिस एग्रीमेंट, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में। और ये जो है COP21 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, COP21 की मीटिंग में। और उसी समय पे आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका भी स्टैब्लिशमेंट हुआ था, जो 2 देशों ने मिलकर किया था, इंडिया और फ्रांस ने। देखिए, ऐसे चीज़ों को जोड़ के अगर आप याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। तो क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट दोनों ही ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में है। और पेरिस एग्रीमेमेंट जो है ना, क्योटो प्रोटोकॉल का एक एडवांस वर्जन हम कह सकते हैं इसको। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना, ये पहला इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिसका स्पेसिफिकली एम था ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोकना। और पेरिस एग्रीमेंट जो है ना, वो बिल्ड अपॉन किया क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर। रियो डिक्लेरेशन जो था ना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस था इसका, तो ये नहीं होगा। और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है ना, इसका फोकस इन्वायरमेंटल अवेयरनेस पे था, ये 1972 में हुआ था। और इसका जो फोकस था वो एनवायरमेंटल अवेयरनेस पे था, कोई भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन के ऊपर इसका एड्रेस नहीं था, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी एंड सी। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता इसका सही उत्तर है। तो इसी के साथ आज के इस सेशन हमारा यहीं एंड होता है। आपको ये सेशन अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ जो भी आपको पीडीएफ चाहिए इन सेशंस के, वो आपको डेली टेलीग्राम पर मिल जाता है। और ये पीडीएफ बहुत आपके काम आएंगे एग्जामिनेशन के टाइम पे। आपको एग्जामिनेशन में जब आप जाएंगे तो समझ में आएगा इसका कि हाँ, ये पीडीएफ कितने हेल्पफुल है, क्योंकि आपके साथ एक साथ इतने सारे क्वेश्चंस के पूरी की पूरी श्रृंखला होगी, है ना।
तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आप वीडियो को जो है ज़रूर लाइक करके जाइएगा और अपना कमेंट ज़रूर नीचे छोड़िएगा कि हाँ कैसा लगा आज का ये सेशन, कैसा लगा आज का ये क्लास, और कोई भी अगर आपका फीडबैक है तो वो ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।